जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल न्यूज़ इंडिका में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सकारात्मक राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद पे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद है क्या, यह राष्ट्र है क्या। तो राष्ट्र का जो निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण के लिए क्या होता है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए और उस भूभाग पर क्या है कि निवास करने वाली जनसंख्या हो। राष्ट्र की जो परिभाषा है कि एक निश्चित भूभाग हो, उस भूभाग पर निवास करने वाली एक जनसंख्या हो और वह जनसंख्या कैसी हो, संप्रभु हो। तो ऐसी विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। ठीक, यहाँ एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जनसंख्या क्या हो, जनसंख्या संप्रभु हो। संप्रभु से तात्पर्य क्या है कि वह अपना निर्णय खुद ले रही हो, उस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, वह अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हो, वह अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, वह अपने संसाधनों का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। अब हमारा आज का विषय है कि सकारात्मक राष्ट्रवाद और नकारात्मक राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या यह क्या है। देखिए मित्रों, सकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा जब भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में, क्षेत्रों में बंटा हुआ था, जहाँ पे कि क्या थे कि छोटे छोटे राजा रजवाड़े राज्य करते थे। लेकिन जब आपको पता होगा कि आधुनिक काल में अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पे शासन किया, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक करके भारत के संपूर्ण भागों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से संपूर्ण भारत पर इनका अधिकार हो गया। लेकिन जब भारतीयों ने इनकी चाल को समझ लिया तो आपको पता होगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने इनके खिलाफ बिगुल फूंका और 1757 से लेकर के 1857 के बीच यह कड़ी एक एक करके जुड़ती चली गई और 1857 का वर्ष ऐसा आया कि संपूर्ण देश के लोग, चाहे वह किसी भी भाषा से हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, सभी लोगों ने मिल करके एक स्वर में राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुता के लिए आवाज़ उठाया था और इसे ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो यह किसका परिणाम था, एक सकारात्मक राष्ट्रवाद का ही परिणाम था और इसकी परिणति कहाँ तक बढ़ते गई, 1905 तक यह प्रक्रिया निरंतर लगातार बढ़ती गई और इसका यह परिणाम हुआ कि सभी लोगों में एकता का सामंजस्य हुआ, सारे लोग एक दूसरे से मिल करके चले और अपनी आज़ादी की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाते रहे। लेकिन 1905 में मित्रों, 1905 में अंग्रेज़ों ने इस एकता को तोड़ने के लिए एक चाल चला और 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन करने का उद्देश्य उनका क्या था, बंगाल का विभाजन करने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारी राष्ट्रीय एकता को किसी तरह से वो छिन्न भिन्न कर सके। यदि वो हमारी राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न नहीं करेंगे तो उनको पता था कि जब तक हम भारत की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न नहीं करेंगे तब तक हम भारत पर राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीयों के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना क्या हो गई है, जागृत हो गई है। ठीक, और इसके बाद उन्होंने 1909 ईस्वी में इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत ला करके मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था कर दी और सांप्रदायिकता का बीज बोया। आगे चल करके यही कड़ी हिंदू महासभा के रूप में उभरी और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये दोनों जो हैं एक सांप्रदायिकता के दो ध्रुव बन गए। ठीक, आप ये देख रहे हैं कि आज़ादी के समय में जब आज़ादी की लड़ाई हमारी शुरू हुई, कांग्रेस जहां
आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, कांग्रेस का इन संगठनों ने विरोध किया, लड़ाई में उनका साथ नहीं दिया और ये लगातार विरोध करते रहे। यही क्या था, नकारात्मक राष्ट्रवाद की परिणति थी और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि अंततः भारत जो है 1947 में 2 भागों में बंट गया। यहाँ मैं आप लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ 1857 से लेकर के 1905 तक सारे लोग, हिंदू मुसलमान सभी क्षेत्र के लोग मिल करके एक साथ भारत माता की जय, जय हिंद के नारे, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, फिरंगियों भारत छोड़ो के नारे मिल करके लगा रहे थे और यही लोग जो है 1947 आते आते भारत को बंटवारा करने के लिए राजी हो गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, एक तरफ आप सकारात्मक राष्ट्रवाद देख रहे हैं जिसने कि भारत को एकता के सूत्र में बांध रहा है, लेकिन वहीं जब नकारात्मक राष्ट्रवाद लोगों के बीच में आया, जिसका परिणाम हुआ क्या कि अंततः भारत का विभाजन हो गया। ठीक यही बात जो है आपको दिखाई देगा यूरोप में। यूरोप में जब क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी में हिटलर जैसे लोगों का आविर्भाव होता है, उसने क्या किया कि अपने लोगों के बीच नकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना भरा। और नकारात्मक राष्ट्रवाद से भावना से उसका तात्पर्य क्या था कि उसने बड़े पैमाने पर यहूदियों को कत्लेआम कराया और उसका उद्देश्य ये था, उसने अपने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि यदि हम यहूदियों का कत्लेआम करा देंगे तो जो जर्मन लोग हैं इनको रोजगार मिल जाएगा, इनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और इस प्रकार से वह सत्ता के शीर्ष पर आया अपने लोगों को मोटिवेट करके। लेकिन इतिहास में आपको पता होगा कि अंततः क्या हुआ, जर्मनी का विभाजन हुआ और जर्मनी भी 2 भागों में, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बिखर करके रह गया। क्लियर। अब यही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जब विश्व में कभी भी इस तरह की शक्ति उभर करके आई है तो वो हमेशा जो है क्या करने का प्रयास की है, विखंडित करने का प्रयास की है। तो वर्तमान परिवेश में हम यही देख रहे हैं कि जिस प्रकार की राष्ट्रवादी धारणा लोगों के अंदर भरी जा रही है, नफरत की राजनीति, नफरत की बुनियाद पर राजनीति को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां वर्ग विभेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है, एक जाति को दूसरे जातियों में बांट करके अपने हित को साधने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो है हमेशा राष्ट्र को एक गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्र हमारा तब तक नहीं संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है जैसे कि जब तक इसमें हमारी राष्ट्र की सबसे बड़ी विविधता क्या है कि हमारे यहाँ उड़िया बोलने वाले भी लोग हैं तो असमिया बोलने वाले भी लोग हैं, डोगरी बोलने वाले लोग हैं तो मैथिली बोलने वाले भी लोग हैं। हमारे यहाँ विभिन्न भाषाओं की विविधता है, हमारे यहाँ हर धर्म के लोगों के मानने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है। लेकिन वर्तमान समय में इस स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है अपने निहित स्वार्थों के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इस नकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा को हमें क्या करना है, त्यागना है और सकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाना है। सकारात्मक राष्ट्रवाद से तात्पर्य हमारा यह है कि हर धर्म के लोगों का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए, हर भाषा का सम्मान किया जाए, हर जातियों में क्या हो, मित्रता हो, हर क्षेत्र के लोगों के साथ आपसी भाईचारा का समन्वय स्थापित हो और हर युवाओं को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, महिला और पुरुष के भेद को समाप्त किया जाए, रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाए जिससे हमारा युवा वर्ग जो है गलत रास्ते पर भटक करके ना जाए। जब तक हम इन पहलुओं पर वर्क नहीं करेंगे तब तक हम सकारात्मक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमें आवाज़ उठाना है और
इन मुद्दों को आगे बढ़ाना है। आपके बीच में, आपके रास्ते में तमाम ऐसी नकारात्मक शक्तियां आएंगी जो कि आपको इन मुद्दों से भटकाने का प्रयास करेंगी, आपको धमकियां दी जाएंगी, आपको तमाम तरह की चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा संकल्पबद्ध हो करके अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अर्थात राष्ट्र का एक गौरव स्थापित करने के लिए, जो हमारा प्राचीन काल से भारतीयों का गौरव रहा है, तो विश्व में हमारा गौरव स्थापित हो सके, उसको बचाने के लिए हमें सकारात्मक राष्ट्रवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, हमारे राष्ट्र में संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, हमारे पास ऐसे युवा वर्ग हैं। यदि हमारे युवाओं को अच्छे से शिक्षित कर दिया जाए, हमारे संसाधनों को बेहतर तरीके से दोहन कर दिया जाए, हमारे मजदूर भाइयों को सशक्त कर दिया जाए, हमारे किसानों को उचित मूल्य दे दिया जाए, हमारी महिलाओं को सम्मान दिया जाए, तो हमारा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के रहमो करम का मोहताज नहीं रहेगा। हमारे राष्ट्र में इतनी संभावना है कि हमारा राष्ट्र अपने संसाधनों के बल पर विकसित हो सकता है और एक महाशक्ति के रूप में उभर करके विश्व पटल पर छा सकता है। तो यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपने हमारे इस मुहिम से जुड़िए और जुड़ करके अधिक से अधिक लोगों तक इस सकारात्मक राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों को यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा, जिससे ये हमारी बात अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंच सके। नमस्कार।